Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study switch statement. First of all, you must know that it is almost equivalent to if-else statement, but not exactly, because in switch we cannot use logical operators, relational operators, and cannot combine the conditions. In switch statement, there is exact comparison of the case or the condition. As you can see, you are going to use switch, and then you have to write the expression. Expression can be a full expression like variables and operations, or a value, or a character, but you cannot use float in it. So अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास case है, that is a reserve word. Switch is also a reserve word. Case is a reserve word, and starting delimiter basically tells you that here is the body of the switch starts. Then आपके पास जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपकी कंडीशन होगी, अगर वो आपका नंबर है तो नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा. अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट है तो वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे फ्लोट को यूज़ नहीं कर सकते. देन आप, अगर आपका केस ट्रू हो जाता है तो आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ मेंशन करेंगे, और उसके बाद आपका, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आप अगली कंडीशंस को एग्जीक्यूट या चेक नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे. अब ब्रेक जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है, चाहे वो स्विच स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करेंगे, इफ एल्स में यूज़ करेंगे, कहीं पे भी यूज़ करें, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है. तो बेसिकली जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर ये यूज़ होगा, उसके फ्लो ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, बाहर ले आएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल को. और उसके बाद फर्दर अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. अच्छा जी, एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो केस है आपके पास, और एंड पे आपने इसके कोलन लगाना है जी, यानी कंडीशन के बाद आप क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे. इट विल बी एग्जैक्ट कंपैरिजन, नो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लाइक दैट. अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, केस जो है, केस का रिजर्व वर्ड हमेशा स्विच के अंदर ही यूज होता है, इसके अलावा आप इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते. वेयर एज जो ब्रेक की आपकी स्टेटमेंट है, ये आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर यूज करवा सकते हैं. जैसे ही फर्ज करें आपका फर्स्ट केस या कोई भी केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो वो अगले केसेस को चेक नहीं करेगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दी है. अब क्या ब्रेक यहाँ लगाना मस्ट है? नहीं. बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर आप गूगल करेंगे तो आपके पास ये ब्रेक यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. लेकिन हम इसको कन्वेंशनली यूज़ करते हैं ताकि वो अगली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको उनकी एग्जीक्यूशन में टाइम वेस्ट ना करे. अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि उसको, उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के बाद ब्रेक करवा देगा फ्लो ऑफ कंट्रोल को. देन उसके बाद आपने जितनी भी कंडीशंस लगानी है, आप यहाँ पे इफ़ नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे स्पेशली आपने क्या यूज़ करना है, केस, ठीक है, क्योंकि आप कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट, एंड इट इज़ कंसिडर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वलेंट, ठीक है, नॉट इक्वल. अच्छा जी, उसके बाद आप जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते जाएं एक एक करके, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि लास्ट में, जिस तरह आप इफ़ एल्स में क्या करते थे, लास्ट पे एल्स लगाते थे, यानी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट वाला एल्स जो है एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे. इसी तरह आपके पास अगर आपका कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो यहाँ आप कौन सा रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट का, ठीक है. जिस तरह स्विच के साथ केस और डिफ़ॉल्ट जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स सिर्फ स्विच में यूज़ होती हैं, जबकि जो ब्रेक का रिजर्व वर्ड है या जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कहीं पे भी यूज़ हो जाती है टू ब्रेक द फ्लो ऑफ कंट्रोल. अच्छा जी, अब डिफ़ॉल्ट में उसी तरह से अब यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लिख सकते, जिस तरह लास्ट एल्स में आप कंडीशन नहीं लिख सकते, इसी तरह डिफ़ॉल्ट डजंट हैव द कैपेबिलिटी, डिफ़ॉल्ट डजंट हैव द कैपेबिलिटी कि इसके साथ कोई कंडीशन चेक हो,
ठीक है। और आप फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी आप देना चाह रहे हैं, इट कैन बी अ सिंगल स्टेटमेंट और इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ब्रेक नहीं यूज़ हो रहा। रीज़न उसका ये है कि ऑटोमेटिकली इसके बाद कोई और चीज़ है नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो स्विच का स्ट्रक्चर है उसने ऑफ हो ही जाना है। ठीक है। और पेपर में भी अक्सर आपको एल्स इफ का या इफ एल्स का जो कंपैरिजन है वो स्विच स्टेटमेंट के साथ किया करवाया जाता है, और वो बारहा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द आप कह लो कि जो उसके पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो वेरियस डिफरेंसेस हैं, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आप स्विच को पास ऑन करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, आप इंटीजर दे सकते हैं, आप करेक्टर भी दे सकते हैं, लेकिन आप फ्लोट यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्विच है। ठीक है। और ये जब आप डिफरेंसेस लिखेंगे तो आप उसके अंदर इनको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। देन इसके बाद आपके पास प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम लिखने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट इज़ बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम करवाना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, प्रोग्राम स्टेटमेंट आपके पास क्या आती है, यूजेस अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एज स्विच वेरिएबल। अच्छा जी, तो प्रोग्राम क्या करेगा कोई पता नहीं अभी, चलें देखते हैं। प्रोग्राम पे आ गए, यहाँ पे देखें ये आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, जिसमें आप जो है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा रहे हैं। और हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर जो भी आप आगे इनबिल्ट फंक्शन सी के यूज़ करेंगे, उन सब की एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखी हुई है, इन हेडर फाइल्स के अंदर। देन आपका वॉइड मेन वॉइड है। फर्स्ट वॉइड जो है इट मीन्स नो रिटर्न टाइप, मेन जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और अगला वॉइड यानी नो आर्ग्यूमेंट्स वी आर गोइंग टू पास। इसका ये मतलब है कि अगर हमने अभी वॉइड लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं जब हम हायर लेवल की प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो यहाँ हम आर्ग्यूमेंट पासिंग कर सकेंगे। उसके बाद आपका ये जो पोर्शन होता है मेन प्रोग्राम में, सबसे पहले उसमें आप अपने वेरिएबल्स या जो भी होता है कांस्टेंट्स हैं उनको डिक्लेयर करवाते हैं। अच्छा जी, इंट आपकी डेटा टाइप है, ठीक है, इट टेक्स 2 बाइट्स इन रैम फॉर स्टोरेज, और एन जो है वो नेम ऑफ द वेरिएबल है। उसके बाद आप यूजुअली प्रिंट एफ यूज़ करते हैं ताकि आप यूज़र से वैल्यू को इनपुट यानी आप उसको गाइड करेंगे मुझे क्या आपके प्रोग्राम को क्या चाहिए। ठीक है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आपने जो भी चीज़ डबल कोट्स में लिखेंगे दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज़। ठीक है। और ये जो बैक स्लैश एन आपको फर्स्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका क्या है, दैट इज योर एस्केप सीक्वेंस, यानी एक लाइन छोड़ेगा बैक स्लैश एन और नेक्स्ट लाइन से जो है आपका ये एंटर एन इंटीजर कॉमा एन कोलन, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद स्कैन एफ का जो बेटे फंक्शन है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास इनपुट का फंक्शन है। ठीक है। और प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों stdio.h की हेडर फाइल में लिखे हुए हैं। परसेंटेज डी आपके पास क्या है, डेफिनेटली इट इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर टू कीप द इंटीजर। ठीक है। और एंड साइन एन जो है बेसिकली क्या करेगा कि जो आपका अब यूज़र ने वैल्यू दी है उसको स्टोर कहाँ करेंगे, एन की लोकेशन के ऊपर। तो एंड साइन एन का क्या मतलब है, लोकेशन ऑफ एन इन द रैम। अच्छा जी, अब जो भी वैल्यू लेट से एन की आई है, अब वो कहाँ जा रही है, जो भी एन की वैल्यू आई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पास ऑन हो रही है। ठीक। अच्छा जी, लेट से उसने कहा 7। अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा कि केस 1, यहाँ आपके पास क्या पड़ा हुआ है 7, तो क्या 7 जो है वो इक्वल है 1 के, नहीं, तो पहला आपका केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नीचे आ जाए, केस 2 को चेक करें, मतलब ये फिर बॉडी ऑफ द केस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड क्योंकि कंडीशन ही क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद देखें, आपने केस 2 चेक किया, क्या 7 जो है वो इक्वलेंट है 2 के, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है कि बॉडी में आएगा ही नहीं, दिस इज द बॉडी ऑफ द केस 2।
अच्छा जी, अब लास्ट में क्या आ गया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा यहाँ पे प्रिंट एफ, आप सिंपली क्या डिस्प्ले करवा रहे हो, एन इज नॉट 1 और 2, यानी ना एन की वैल्यू 1 है और ना एन की वैल्यू क्या है 2 है। तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि एन की वैल्यू क्या थी 7 थी। ठीक हो गया। तो होपफुली दिस प्रोग्राम इज क्लियर। अच्छा जी, अभी अगर हम वैल्यू इसकी चेंज कर लें तो फिर क्या होगा। अब हम यूजर से लेते हैं, लेट्स से यूजर ने पास ऑन किया 2, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 दोबारा 1 से कंपेयर हुआ, ठीक। तो ये तो कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसलिए बॉडी में नहीं जाएगा। अब 2 जो है एग्जैक्ट कंपैरिजन में इक्वल टू 2 है, यस। तो अब क्या करेंगे, बॉडी में आएगा, प्रिंट एफ करेगा एन इज 2 और उसके बाद ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ब्रेक होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ब्रेक होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई भी आपकी जो है स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, और फर्ज करें अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये स्विच जो है आपका जो स्विच स्टेटमेंट है वो यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट है, हाँ जी एक स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो होपफुली दिस प्रोग्राम इज क्लियर कि ये कैसे वर्किंग करता है। जब उसको पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, जो भी कंडीशन ट्रू मिलती है, तो अगली कंडीशन को वो चेक नहीं करता, बल्कि वहां पे क्योंकि ब्रेक का रिजर्व वर्ड लिखा होता है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ब्रेक हो जाता है एंड इट सेव्स द एग्जीक्यूशनल वैल्यूएबल एग्जीक्यूशनल टाइम। अच्छा जी, उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम। अच्छा जी, यहाँ पे भी उसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप ग्रेड ले रहे हैं। अब ग्रेड तवज्जो से देखें कि ग्रेड किस फॉर्म में ले रहे हैं, करेक्टर की फॉर्म में। ग्रेड किस फॉर्म में ले रहे हैं, यानी ABC की फॉर्म में ले रहे हैं। सो अब यूजर जो है वो ग्रेड पास ऑन करता है। अब सोचने की बात ये है, मैंने आपको ये कहा था, ये ज्यूम कर रहा है कि वो हमेशा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D एंड कैपिटल F देगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है, स्मॉल लेटर्स भी दे सकता है, ठीक है। तो अब जब स्मॉल लेटर्स फर्ज करें वो एंटर करें, तो क्या स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, नो, क्योंकि ASCII कोड ऑफ कैपिटल ए इज 65 एंड ASCII कोड ऑफ स्मॉल ए इज 97। तो जब वो दोनों को कंपेयर करेगा आपस में तो ये क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो रिजल्ट्स पे बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। तो आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल A का भी केस लिखेंगे और स्मॉल a का भी केस लिखेंगे, ठीक है। अब वो कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। अब जो भी ग्रेड इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर यूजर ने एंटर किया है वो किस में स्टोर हो रहा है, स्कैन एफ के थ्रू ग्रेड की लोकेशन जो कि रैम में है उस पर। अब जो आपके पास है, जो भी यूजर ने ग्रेड पास ऑन किया वो कहाँ चला गया, आपने पास ऑन कर दिया स्विच स्टेटमेंट को। अब ये तवज्जो से देखें कि स्विच एक फंक्शन है और फंक्शन में ये जो ग्रेड लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है, यानी वो वैल्यू, ग्रेड इटसेल्फ कुछ नहीं है ना, जो वैल्यू इसके अंदर है वो कंपेयर होगी। ये चीज हमेशा याद रखें कि वेरिएबल का नेम एज सच कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसके ऊपर वर्किंग या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। तो जो भी ग्रेड एंटर किया, ए है तो एक्सीलेंट और ब्रेक कर दो, बी है तो ब्रेक कर दो वेल डन लिखकर, केस सी और डी। अब ये तवज्जो से देखें, यानी सी और डी अगर कोई वो एंटर करेगा तो दो केसेस इकट्ठे कर दिए, अगर सी हो तो भी प्रिंट एफ करवा दो, और अगर यानी ये सेटिस्फैक्ट्री को प्रिंट करवा दें, और अगर डी है तो भी किसको प्रिंट करवा दें, आप प्रिंट करवा दें सेटिस्फैक्ट्री को। देखें इनकी बॉडी इसने अलग नहीं बनाई है, तो जहाँ पे आपने एक ही चीज़ 4-5 केसेस के अगेंस्ट प्रिंट करवानी हो तो आप क्या करते हैं कि इस तरह वो सारे केसेस लिखने के बाद क्या सिंपली लिख देते हैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, और यहाँ देखो ब्रेक नहीं लिखा हुआ, यहाँ कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिखा, अगर ब्रेक लिखा हुआ होता तो वो यहाँ से ब्रेक कर जाता, ठीक है। तो यानी दो केसेस इकट्ठे हैं और दोनों केसेस के अगेंस्ट आप एक ही एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं।
आप क्या डिस्प्ले करवा रहे हो, सेटिस्फैक्ट्री, और उसके बाद ब्रेक करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट केस है, केस एफ, उसमें आप क्या करवा रहे हो, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप डिफॉल्ट लिखें और उसमें जो है वो डिस्प्ले करवाएं कि जी द एंटर्ड ग्रेड मिसमैच्ड, या कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जिससे पता चले कि जो उसने ग्रेड एंट्री की है वो आपके जो ग्रेड्स हैं, जो आपने जिनके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो यूज़र है उसने एंट्री नहीं की। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप डिफ़ॉल्ट का केस यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अगर लेट्स से वो स्मॉल ए देता है तो क्या होगा, है तो ए ही। तो अब आप क्या करें कि यहीं पे केस ये लिखा आपने, उसके बाद जैसे ये इसने दो इकट्ठे किए, इस तरह आप एक और केस बनाए। अब ये नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है, यानी आप प्रोग्राम को यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, केस और यहाँ पे कोट लगाएं और स्मॉल ए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर वो कैपिटल दे या स्मॉल ए एंटर करे तो आपके ने प्रिंट तो एक ही एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। इसी तरह अगर वो केस ए देता है, सॉरी बी देता है, तो आप अब स्मॉल बी को कैसे केटर कर सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में केस और यहाँ पे आप लिखें स्मॉल बी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसी तरह केस सी के लिए स्मॉल सी वाला केस मेंशन कर दें और डी के लिए स्मॉल डी वाला, और इसी तरह अगर कैपिटल एफ है तो अगली लाइन में क्या लिख दें, स्मॉल एफ, और वो मेंशन कर दें, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट का केस आप मेंशन ज़रूर करें। तो आप अपने प्रोग्राम्स को साथ साथ मॉडिफाई करें, क्योंकि प्रोग्राम बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके अंदर केस हैंडलिंग करनी ज़रूरी है। अच्छा प्रोग्राम हमेशा वही कंसिडर किया जाता है जो ऑल कंडीशंस के साथ क्या करे, क्रैश ना हो और रिजल्ट कोई ना कोई दे, ठीक है। तो जब आप डिफॉल्ट लिखेंगे, फर्स्ट करो अब यूजर क्या दे देता है, कोई नंबर दे देता है 7 लेट से। अब 7 जो है इनमें से किसी केस के साथ भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आपने डिफॉल्ट लिखा होगा तो आप क्या कहेंगे कि एंटर्ड मिसमैच्ड ग्रेड या एंटर्ड अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, या आप कुछ भी मेंशन कर दें यहाँ पे, तो दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक हो गया। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम, पेपर में अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं तो प्लीज़ आप इसको जो है वो कंप्लीटली फोकस करेंगे, और जो जितने केसेस मेंशन्ड हैं वो सारे अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो कैपिटल के साथ उसको ज़रूर करेंगे आप, ताकि आपका प्रोग्राम जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए और आपकी मार्किंग बेटर हो। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखें आप कि आपके पास प्रोग्राम आपको क्या कह रहा है कि इट इज़ वर्किंग एज अ कैलकुलेटर, तो आप फ्लोट ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लोट लें, आप इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ क्या आ गया कि आपने करेक्टर ऑपरेटर, अब करेक्टर ऑपरेटर यानी आप यहाँ कोई सिंबल एंटर करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसा कि ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब पहली लाइन में ये जो प्रिंट एफ है ये जस्ट यूजर को गाइड करने के लिए कि क्या एंटर करो, ठीक है। हो सकता है वो इसके अकॉर्डिंगली ना एंटर करे, तो फिर इसलिए आपको डिफॉल्ट का केस लाजमी लिखना पड़ेगा और लिखना चाहिए, ठीक है। अब स्कैन एफ में आपने ऑपरेटर जो भी उसने इन चारों में से दिया वो यहाँ स्टोर हो जाएगा ऑपरेटर की लोकेशन पे इन रैम, ठीक है। उसके बाद आप यूजर को कह रहे हैं कि दो नंबर्स एंटर करो, यहाँ उसने फ्लोट लिया है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप भी फ्लोट लें, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, कुछ भी आप डेटा टाइप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो अगर आप इंटीजर लेंगे तो यहाँ डी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब जो भी दो नंबर्स आएंगे, पहला नंबर ऑटोमेटिकली एक्स की लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा और दूसरा नंबर वाई की लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा,
ठीक हो गया। अब आप स्विच स्टेटमेंट में ऑपरेटर पास ऑन कर रहे हैं। क्या पास ऑन कर रहे हैं? ऑपरेटर, यस। अच्छा जी, अब ऑपरेटर जो है, जो यहाँ हमने ऑपरेटर की लोकेशन के ऊपर स्टोर किया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ऑपरेटर की वैल्यू यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये प्लस जो है एज अ ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा, बल्कि एज अ करेक्टर या सिंबल यूज हो रहा है। मेक इट वेरी वेरी श्योर। ठीक है, प्लस नीचे तो कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा है, ये यहाँ कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा है। माइनस यहाँ किस लिए यूज हो रहा है? नेगेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से ये एज एन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका जस्ट नाम ऑपरेटर है। ठीक है, और ये एज अ सिंबल यूज हो रहा है, जिस तरह ABCD इसी तरह से। और आप तवज्जो से देखो तो ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो भी ऑपरेटर आया पहले वो टैली हुआ प्लस से, लेट्स से उसने रिमाइंडर का फंक्शन आपको कहा कि जी करके दें। अच्छा, अब वो कैसे होगा? क्या ये रिमाइंडर जो है ये सिंबल और ये सिंबल दोनों का आस्की कोड मैच करता है? नो। तो ये केस ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। उसके बाद आगे आ जाएं, रिमाइंडर कंपेयर होगा जो आपका नेगेशन का सिंबल है, क्या ये मैच हो रहा है? नहीं, यहाँ पे भी बॉडी में नहीं आएगा। देन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा मैच, डिवीजन नहीं हो रहा मैच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके किसी केस के साथ मैच नहीं हुआ। अब किसी केस के साथ मैच नहीं हुआ तो उसको कुछ तो डिस्प्ले करवाना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? लास्ट केस में क्या लिखोगे? डिफॉल्ट। और यहाँ पे कोलन जो है आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देंगे इनवैलिड ऑपरेटर, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे आप, और उसके बाद अपनी स्विच स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे और उसके बाद अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब फर्ज करें कि अगर वो दे देता है मल्टीप्लिकेशन का, तो वो कैसे वर्क करेगा? अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हमारे पास आ गया था मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, तो अब वो कैसे होगा? इधर कंपेयर हुआ नहीं चला, इधर कंपेयर हुआ तो यहाँ चल गया। ठीक है, यानी दो प्लेसेस पे नहीं चला। अब जैसे ये यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होने के बाद क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के केस में ऑटोमेटिकली एंड ऑफ स्विच पे आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो 6.2f है, अगर आप परसेंटेज फ्लोटिंग पॉइंट ही लेते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि लेट से जो भी वैल्यू है उसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 6 नंबर्स तक जाता है रिजल्ट। ठीक है, अब जब 6 नंबर तक रिजल्ट उसका जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास 6 नंबर्स तक जाएगा, हम 6.2 लिख के कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 डेसिमल 131313, तो ये 6 डेसिमल हो गए। हम कहते हैं कि जी 6.2, तो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर दे देगा, अगली वैल्यू उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। तो 6.2 का ये मतलब है। 6.3 करेंगे तो 3, 6.4 करेंगे तो 4 आज डिस्प्ले होंगे, और इसी तरह से। और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज तक वो उसको ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्विच स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम था। आप इसको इफ एल्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं और वो भी बड़ा इजीली हो जाएगा। ओके जी, देन आपका नेस्टेड जो है वो आ गया। नेस्टेड में आपके पास क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर आप दूसरे स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। ये लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट आ गए। ठीक है, अब ये यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। ठीक, जो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी देखा था। ठीक, और यहाँ पे आपके पास क्या है कि मार्क्स जो है आपने एंटर करवाए, और एंटर करवाने के बाद उसको कंपेयर करवाया, जो भी रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा देख लेते हैं हम। जो भी रिजल्ट आया, अगर तो मार्क्स लेट से हैं 20, ठीक है, तो मार्क्स ग्रेटर देन 30 है, नो, तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स के केस पे चला जाएगा। ये जो कोलन के बाद अगला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा है कि अगर कंडीशन आपकी क्या हो जाए?
फॉल्स हो जाए, कंडीशन ये है आपकी, ठीक है। और अगर फॉल्स हो गई है तो जो भी चीज़ आपके पास कोलन के बाद आई वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ आएगी वो किसको डील कर रही होती है, ट्रू को। तो इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इट मैनी टाइम्स। तो अब ये देखें इसके अंदर टर्नरी इसको क्यों कहते हैं। पहली आ गई कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू का केस, फिर कोलन, एंड देन आपके पास फॉल्स का केस, ठीक है। अगर इसी को आपने इफ एल्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि इफ में कंडीशन लगाएंगे जैसा कि आप लोग करते रहे हैं। इफ यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप एज इट इज़ ये स्टेटमेंट उठाकर लिख दें। और अगर आप एल्स और फिर ये वाली स्टेटमेंट, जो कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एंड के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, टर्मिनेटर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप कंपाइलर को गाइडलाइन दे रहे हैं कि यहाँ मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और इसी तरह से ये आपके पेपर में भी आ सकता है कि इफ एल्स का प्रोग्राम दिया होगा तो आप उसको कन्वर्ट करें टर्नरी ऑपरेटर में, और अगर टर्नरी लिखा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, इफ एल्स में। तो ये आपको करना आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट।